Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video we are going to discuss 6 January 2026 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स का सिंप्लीफिकेशन. So without wasting any time, let's get started. आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में टोटल 7 एडिटोरियल्स हैं एंड द फर्स्ट एडिटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट दिल्ली राइट्स UAPA केस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2020 दिल्ली राइट से रिलेटेड बेल प्लीज को एग्जामिन किया जो कि UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर थे. सो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने क्या अप्रोच किया? कोर्ट ने एक्यूज लोगों को एक हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन के बेसिस पर क्लासिफाई किया. इस हायरार्की के ऊपर थे कौन? उमैद खालिद और शर्जील इमाम. इन दोनों को बेल डिनाई कर दी गई और हायरार्की के कंपेरेटिवली नीचे गुलफिशा, मिरान, शिफा, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद थे. इन सबको स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ बेल दे दी गई. यहाँ से एक क्लियर सिग्नल आता है, वो ये कि रोल जितना ज़्यादा हायर होगा बेल उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी. सो लीगल बैकबोन क्या था कि लीगल बेसिस देख लेते हैं. पूरे जजमेंट का कोर था सेक्शन 43D क्लॉज 5 UAPA. इस सेक्शन का सिंपल मतलब है कि कोर्ट को सिर्फ ये देखना होता है कि एक्विजिशंस जो है प्राइमा फेसी वो ट्रू हैं या नहीं है. इस स्टेज पर एविडेंस का डिटेल टेस्टिंग नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, ट्रायल बेस्ड वेरिफिकेशन नहीं. इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशन यानी कि लंबे टाइम से जेल में रहना बेल का ग्राउंड नहीं हो सकता. इट्स नॉट इनफ टू ग्रांट अ बेल एट दिस स्टेज. सो व्हाट वर द मेजर रीजंस और कंसर्न्स रेस्ड? एडिटोरियल की मेजर कंसर्न क्या है? एडिटोरियल यहाँ पर एक सीरियस क्वेश्चन उठाता है. वो ये है कि व्हाट्सएप पर प्रोटेस्ट प्लानिंग आज के टाइम में कॉमन है और हर व्हाट्सएप ग्रुप या कोऑर्डिनेशन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होता. लेकिन यहाँ कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया है कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी इटसेल्फ टेररिस्ट डिज़ाइन होती है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. अब ज़रा सेक्शन 15 का ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं. ये कहता है कि कोर्ट ने टेररिस्ट एक्ट को काफ़ी ब्रॉड तरीके से रीड किया. सिर्फ एक्चुअल वायलेंस नहीं बल्कि नॉन वायलेंट एक्ट्स जैसे कि एसेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट करने का थ्रेट. इससे रिस्क क्या है? रिस्क है राइट टू प्रोटेस्ट पर चिलिंग इफेक्ट. लेजिटिमेट डिसेंट भी टेरर के लेंस में आ सकता है. सो वाई दिस इज़ डीपली प्रॉब्लमैटिक? प्रॉब्लमैटिक है क्यों ये? एडिटोरियल के अकॉर्डिंग मल्टीपल रेड फ्लैग्स हैं. पहला है कि एविडेंस अभी ट्रायल में टेस्ट नहीं हुआ है, फिर भी उसी एविडेंस के बेसिस पर बेल डिनाई कर दी गई है. दूसरा आता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम लगभग 5 साल से कस्टडी में हैं. दोनों को यंग एज में अरेस्ट किया गया. डैमेज है और प्रोलॉन्ग जेल इरिवर्सिबल होता है. मतलब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट आता है कि प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन का डैमेज इरिवर्सिबल होता है. अगर बाद में एक्विटल भी हो जाए तो लॉस्ट ईयर्स आपके वापस नहीं आ सकते. UAPA और प्रिवेंटिव डिटेंशन का इशू आता है. प्रैक्टिकली UAPA का इफेक्ट ये हो जाता है कि बेल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाती है और ट्रायल डिले के बावजूद जेल कंटिन्यू होता है. ऑलमोस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा सिस्टम आ जाता है. और इस केस में चार्जेस अभी तक फ्रेम नहीं हुए. अराउंड 700 विटनेसेस जो हैं ट्रायल का डिले ऑलमोस्ट इनएविटेबल दिखा रहे हैं. नेक्स्ट हमारा आता है कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव. कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव समझिए. UAPA का डिज़ाइन ओरिजिनली 26/11 मुंबई अटैक जैसे मास टेरर इंसिडेंट्स के लिए किया गया था. सो एडिटोरियल क्लियरली बोलता है कि दिल्ली राइट्स के एलिज्ड रोल्स मास टेरर अटैक नहीं हैं. तो क्या है? इस टाइप के पॉलिटिकल और प्रोटेस्ट लिंक केसेस में UAPA का यूज़ जो है स्टेट एंजाइटी डिसेंट को सप्रेस करने का टेंडेंसी दिखाता है. सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर द कोर्ट्स एंड पॉलिसीज़? कोर्ट्स और पॉलिसी के लिए वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहला कुछ क्लियर सजेशंस दे रहा है एडिटोरियल. पहला आता है ट्रायल्स जो है अर्जेंटली स्टार्ट होने चाहिए. विटनेसेस जो लिस्ट हैं वो रैशनलाइज की जाएं. 700 विटनेसेस अनरियलिस्टिक लग रहे हैं देखने में ना. नैरो इंटरप्रिटेशन किस चीज़ का? टेररिस्ट एक्ट का नैरो इंटरप्रिटेशन. नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट पावर वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का बैलेंस. एंड लास्टली प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन को सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल हार्म माना जाए. हमारे एग्जाम के लिए इससे क्या टेक अवे है? ये हमारे GS2 और GS4 में यूज़ आएगा. सो याद रखो ये लाइन कि नेशनल सिक्योरिटी लॉज का यूज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि पनिशमेंट ट्रायल से पहले ही नॉर्मलाइज हो जाए. बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कोर ऑब्जेक्टिव पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, ना कि सिर्फ स्टेट का कन्वीनियंस को सर्व करना हो. ये पॉइंट आप अपने GS2 पॉलिटी और राइट्स और GS4 एथिक्स और जस्टिस दोनों में यूज़ कर सकते हो. अब दूसरा एडिटोरियल देखते हैं. इंडियन एविएशन सेफ्टी अ क्रेडिबिलिटी डेफिसिट. ये एडिटोरियल किसने लिखा है? ये एडिटोरियल लिखा है कैप्टन A मोहन रंगनाथन ने, जो कि फॉर्मर एयरलाइन इंस्ट्रक्टर पायलट और एविएशन सेफ्टी एडवाइज़र और एक्स मेंबर ऑफ CASAC इंडिया है. सबसे पहला सवाल आता है कि कोर इशू क्या है, कोर थीम क्या है? इंडिया की एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस में ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी का सीरियस डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है.
जो कि जून 2025 से अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश के बाद क्लियरली सामने आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑन एविएशन सेफ्टी की। ग्लोबल बेंचमार्क सेट करता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ क्लियर प्रिंसिपल्स हैं, जैसा कि पहला है ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी है, एक भी एक्सीडेंट एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा, और पब्लिक ट्रस्ट तब बनता है जब ट्रुथफुल और टाइमली इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। मतलब सेफ्टी का बेस सीक्रेसी नहीं है, ओपननेस है। दे आर टॉकिंग अबाउट ओपननेस। नेक्स्ट हमारा आता है AI-171 क्रैश जून 12, 2025। तो इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। पहला है कि जो क्रैश है वो टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही हो गया था। 242 पैसेंजर्स, लेकिन सिर्फ एक सर्वाइवर, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। 19 लोग जो है ग्राउंड पर भी मारे गए। इंडिया लीगली बाउंड है ICAO से एनेक्स 13 फॉलो करने के लिए, यानी कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स के लिए। या आप डायरेक्ट अपने मेंस के आंसर्स में डाल सकते हो, क्रेडिबिलिटी आती है इससे। सो अगला आता है कि इन्वेस्टिगेशन किसने की। इंडिया में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है हमारे पास, यूएस में नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है, और यूके में AAIB यूके है। नाउ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या कहती है, की फाइंडिंग्स देख लेते हैं। दोनों इंजन के जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस हैं वो कट ऑफ पर चले गए टेक ऑफ के सेकंड्स के बाद ही। उसके बाद क्या आया, उसके बाद ये है कि कॉकपिट में डायलॉग रिकॉर्ड हुआ, एक पायलट, व्हाई डिड यू डू दैट। दूसरा कहता है कि आई डिड नॉट डू दैट। इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट, ये स्विचेस ऑटोमेटिकली मूव नहीं कर सकते, मैनुअल मैकेनिकल एक्शन चाहिए होता है। और यहीं पर एडिटोरियल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है, विच टॉक्स अबाउट CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और DFDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। डेटा से क्लियरली पता चल सकता है कि स्विच किसने मूव किया, कौन पायलट फ्लाइंग था, कॉकपिट के अंदर एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या था। अब कुछ मेजर कंसर्न्स रेज होते हैं इससे, एडिटोरियल का ये कोर है। पहला आता है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी का अभाव। इंडियन अथॉरिटीज़ NTSB पर डिपेंड करती है डेटा रिकॉर्डिंग के लिए, फिर भी फाइनल क्लैरिटी पब्लिक डोमेन में नहीं है। डिस्पाइट दिस एलिगेशंस क्या है कि इंडियन एजेंसी और NTSB के बीच डिफरेंसेस, रिपोर्ट का पॉलिटिकल मसाजिंग हुआ है। एडिटोरियल का कंसर्न ये है कि सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन इमेज मैनेजमेंट का टूल नहीं बननी चाहिए। दूसरा हमारा आता है पुअर एक्सीडेंट साइट मैनेजमेंट, यानी कि क्रैश साइट मैनेजमेंट फेलियर्स। क्रैश साइट प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं है। मीडिया ने डेब्री डिस्टर्ब कर दिया। एयरपोर्ट सिर्फ जो है 3 घंटे में रीओपन हो गया था। फ्लाइट्स ऑपरेट हुए बिना फुल रेस्क्यू और फायर रेडीनेस कर दी गई। ये जो है ICAO के नॉर्म्स का डायरेक्ट वायलेशन हमें देखने को मिला। नेक्स्ट हमारा आता है वीक सेफ्टी रेगुलेटर। इंडिया का एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एडिटोरियल के एलिगेशंस क्या हैं, ये कहता है कि एयरलाइंस का प्रेशर पर सेफ्टी रूल्स डिले हुआ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के आगे झुकना पड़ा। पास्ट पैटर्न्स हमें क्या बताते हैं, सेफ्टी वायलेशंस कवर अप करना, अनसेफ एयरपोर्ट ऑपरेशंस लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करना, जिसके 2 एग्जांपल्स हमें यहाँ दिए गए हैं, विच इज़ मैंगलोर क्रैश एंड कोझिकोडे क्रैश। कंक्लूजन यही है कि रेगुलेटर इंडिपेंडेंट वॉचडॉग नहीं लगता। नेक्स्ट हमारा आता है मिस इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम। जब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेट और वेग होती है, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया फॉल्स थियरीज फैलाने लग जाते हैं। टेक्निकल सिस्टम्स जैसे कि ACAR और इनमारसैट ऐसे एनक्रिप्टेड होते हैं, सिर्फ ऑथराइज एजेंसीज एक्सेस कर सकती हैं। सो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट आप नोट करो, वो ये है कि एयर इंडिया ने साइलेंस मेंटेन किया, जो कि एडिटोरियल के हिसाब से प्रोफेशनल कंडक्ट है। नेक्स्ट हमारे आते हैं कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। कंपैरिजन कर लेते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट अदर्स आर डूइंग। सो USA का एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। UPS MD-11 क्रैश नवंबर 2025 USA। डेली प्रेस ब्रीफिंग्स बाय NTSB। CVR DFDR एनालिसिस डेज में हो गया था ना। FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एमरजेंसी एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव इशू की। सो इस केस में क्या हुआ कि बोइंग 787 ग्लोबली ग्राउंड नहीं हुआ, मतलब सिस्टमैटिक एयरक्राफ्ट फॉल्ट का एविडेंस देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट हमारा आता है कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ द एडिटोरियल। अगर सीरियस टेक्निकल फ्लॉ होता तो FAA एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर देता, पर डिले और ओपेसिटी का रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी डैमेज हो गई, पब्लिक ट्रस्ट इरोजन हुआ और वीक एविएशन सेफ्टी कल्चर देखने को मिला। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन तो क्या लिखोगे, यही कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस में फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्रैश साइट्स का जो है स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए एज पर दी ICAO नॉर्म्स। DGCA की इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, टाइम बाउंड CVR DFDR फाइंडिंग्स, रेगुलर पब्लिक ब्रीफिंग्स होनी चाहिए आफ्टर द क्रैशेस ना। FAA और NTSB मॉडल से इंस्टीट्यूशनल लर्निंग देखने को मिले और एविएशन सेफ्टी को पब्लिक इंटरेस्ट इशू माना जाए, ना कि कोई PR एक्सरसाइज मानी जाए, नॉट इमेज मैनेजमेंट। सो व्हाट कैन बी टेक अवे, कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 और पेपर 3।
एविएशन जो है सिर्फ एविएशन सेफ्टी सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, गवर्नेंस का टेस्ट होता है। ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी और रेगुलेटर की ऑटोनॉमी के बिना एक्सीडेंट सेफ्टी फेलियर से ज़्यादा गवर्नेंस फेलियर बन जाते हैं। दोनों में डायरेक्टली आप यूज़ करो इसको पेपर 2 और पेपर 3 में। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल आता है ऑफ द ग्राउंड रेल्स, एआई मिसयूज एंड अकाउंटेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। ये एडिटोरियल एआई मिसयूज और अकाउंटेबिलिटी पर बात करता है। केस जो है सेंटर में है और ग्रॉक एक एआई चैटबॉट जो कि एक्स का प्रोडक्ट है। किसका? एक्स का प्रोडक्ट। देखो ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। और एआई जो है, एआई का मिसयूज़ तो हमेशा ही हमारे मेंस में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एडिटोरियल दोनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉब्लम है क्या? ओपन एआई या गूगल के जो एआई मॉडल्स हैं वो ग्रॉक के पास, जो एआई के मॉडल्स हैं वो कंपैरिजन में ग्रॉक के पास स्ट्रॉन्ग सेफ्टी गार्डरेल्स नहीं हैं और ये ऑफेंसिव और इलीगल आउटपुट्स अलाउ करता है। कौन? ग्रॉक। तो है क्या? तो एक काफ़ी सीरियस कंसर्न देखने को मिल रहा है कि बिना कंसेंट के विमेन की सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस जनरेट करना, जो कि क्लियरली क्रिमिनल एक्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? एक्चुअली गलत हुआ क्या? यूज़र्स ने ओपनली रिक्वेस्ट की सेक्सुअली सजेस्टिव एक्सप्लिसिट इमेजेस, वो भी रियल वुमेन की, बिना उनकी कंसेंट के। तो ये तो बहुत ही बड़ी और गलत चीज़ देखने को मिली ना। ग्रॉक ने कंप्लाई किया इवन आफ्टर पब्लिक आउटरीच, वार्निंग्स, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, ये काम कर रहा है। सो सेफगार्ड्स की डिमांड आई इंडिया से और फ्रांस से, फिर भी बिहेवियर कंटिन्यू रहा। ये क्लियरली दिखाता है कि इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटेबिलिटी का एब्सेंस देखने को मिला है। सो रिस्पॉन्स क्या है? एक्स क्या कह रहा है और लीडरशिप का क्या रिस्पॉन्स है? कंपनी के ओनर एलन मस्क का रिस्पॉन्स आया डिसमिसिव, सीरियस इशू पर जोक्स, नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इमेजनरी को सेल्फ डायरेक्टेड इमेजरी के बराबर देखने की कोशिश। एडिटोरियल यहाँ एक क्लियर लाइन ड्रॉ करता है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं उनका सेक्सुअल अब्यूज़ को ट्रिवलाइज करना, जेंडर्ड हार्म को समझने से इनकार करना, ये सिर्फ टेक फेलियर नहीं है, ये एथिकल फेलियर भी है। क्या है? हम इसे एथिकल फेलियर की तरह भी देखेंगे। तो हमारे ये जीएस पेपर 4 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। सुनने में ही कितना गलत लग रहा है कि आप विमेन की सेक्सुअल इमेजेस निकाल रहे हो बिना उनकी कंसेंट के, उन्हें ट्रिवलाइज कर रहे हो। तो ये जो इशू है ये इतना एक्सट्रीमली सीरियस कैसे बन गया? वाई इज़ दिस सो सीरियस? नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेज क्या है? क्राइम है ऑब्वियसली। विमेन के खिलाफ ऑनलाइन हॉस्टिलिटी बढ़ाता है, फियर और इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। कल को कोई भी किसी की भी विमेन बना देगा एआई जनरेटेड ऐसी वैसी, और क्या होगा? इससे सोशल हार्म हो जाएगा विमेन को। उनकी जो इमेज है वो सोसाइटी में हैम्पर हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा? उनको सेफ्टी इश्यूज हो जाएंगे, है ना। तो क्या है? जेंडर माइनॉरिटीज़ के लिए डिजिटल स्पेस और अनसेफ हो जाएगा इससे। तो मेन बात वही है कि ऑनलाइन सेक्सुअल थ्रेट्स अक्सर पनिश नहीं होते, प्लेटफॉर्म्स रिपीटेडली रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेट कर देते हैं। इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या आता है? सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिमांड कर रही है? ऐसे इमेज जनरेशन को इमीडिएटली स्टॉप करने को कहा गया है। इस कंटेंट के क्रिमिनल नेचर को एक्नॉलेज किया गया है। एडिटोरियल एक बैलेंस्ड कॉशन देता है कि गवर्नमेंट एक्शन लॉफुल और कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड ऑन फ्री स्पीच रेगुलेशन मिक्स्ड रहा है। डीपर स्ट्रक्चरल कंसर्न क्या है? एडिटोरियल यहाँ एक ब्रॉडर इशू पॉइंट आउट करता है। एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स अज्यूम करते हैं कि यूएस जो है जियो पॉलिटिकल पावर उन्हें प्रोटेक्शन देगी। रिजल्ट यही है कि बिग टेक अकाउंटेबिलिटी से बच जाता है। दे एस्केप फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। रिजल्ट यही होता है। सो कोर रिस्क क्या है? पावरफुल एआई टूल्स बिना गार्ड रेल्स डिप्लॉय करना, इनोवेशन के नाम पर सोशल हार्म अलाउ कर रहा है। सो व्हाट इज़ द कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ द आर्टिकल? एडिटोरियल का सेंट्रल मैसेज एकदम क्लियर है कि एआई फ्रीडम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना हो तो वो हार्म क्रिएट करती है। इनोवेशन कंसेंट, डिग्निटी और लॉ से ऊपर नहीं हो सकता। नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? एग्जाम में आप क्या यूज़ करोगे? प्रॉब्लम तो पता लग गई, तो वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। यूज़र्स को जो नॉन कंसेंशुअल इमेजरी जनरेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, उनका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। देन मैंडेटरी एआई सेफ्टी गार्ड रेल्स हर पब्लिक फेसिंग एआई मॉडल के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी फोर्सिएबल मिसयूज़ के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है साइबर क्राइम और सेक्सुअल ऑफेंस लॉज का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एआई गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर और क्लियर प्रिंसिपल, टेक्नोलॉजिकल पावर इज़ नॉट लीगल इम्यूनिटी। सो टेक अवे क्या है हमारे लिए? GS2 गवर्नेंस में हम इसे यूज़ करेंगे। बिग टेक रेगुलेशन और डिजिटल राइट्स जो हैं तब मीनिंगफुल होते हैं जब प्लेटफॉर्म्स को फोर्सिएबल हार्म के लिए अकाउंटेबल बनाया जाए। पेपर 4 एथिक्स में कंसेंट, डिग्निटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्नोलॉजी के नॉन नेगोशिएबल एथिकल फाउंडेशंस हैं। एंड ऐसे में भी यूज़ होगा। रेडीमेड लाइन दिया आपको, अनचेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्टिंग सोशल हार्म्स को एम्पलीफाई करती हैं
इनोवेशन को नॉवल्टी नहीं, अकाउंटेबिलिटी गाइड करनी चाहिए. सो बेसिकली पेपर 2, पेपर 4 और ऐसे के इंट्रो और कंक्लूजन्स में डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है द पैरेलल ट्रैक इन इंडिया यूएस रिलेशंस. इंपॉर्टेंट, इंडिया और यूएस के रिलेशंस हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन इस एडिटोरियल से आपको एक डिफरेंट डायमेंशन देखने को मिलेगी. सो इस एडिटोरियल का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया यूएस रिलेशंस एक पैरेलल ट्रैक पर चलते हैं. कैसे एक पैरेलल ट्रैक पर? मतलब पॉलिटिकल लेवल पर चाहे स्लो डाउन देखने को मिले, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन जो है, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कोऑपरेशन क्वाइटली स्ट्रांग बना रहता है, स्पेशली डिफेंस, टेक्नोलॉजी और क्वाड फ्रेमवर्क में. पॉलिटिकल स्ट्रेंस, सर्विस लेवल रियलिटी. सरफेस पर देखने पर लगता है कि रिलेशनशिप में स्ट्रेन है. कि एग्जांपल्स जैसे कि क्वाड लीडर्स समिट जो कि इंडिया होस्ट करने वाला था, पोस्टपोन हो गया. रीजंस क्या रहे इसके? रीज़न ये रहे कि यूएस के ट्रेड सैंक्शंस और टैरिफ्स इंडियन गुड्स पर देखने को मिले. इंडिया के एक्सपोर्ट्स का यूएस में गिरना देखा. यूएस के पाकिस्तान के साथ वार्मिंग टाइज. एक परसेप्शन कि यूएस और चाइना के बीच G2 टाइप की अंडरस्टैंडिंग बन रही है. सो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही निकला कि पॉलिटिकल ऑप्टिक्स वीक हो गए और ट्रेड रिलेशन स्ट्रेन दिखे. बट रियलिटी क्या है? इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन कंटिन्यूज. एडिटोरियल यहीं पर टर्निंग पॉइंट लाता है कि डिस्पाइट द पॉलिटिकल टेंशंस, इंडिया यूएस कोऑपरेशन रुक नहीं रही है, बल्कि इंस्टीट्यूशंस के थ्रू क्वाइटली आगे देखने को मिल रही है. सो इसका सिग्नल हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से देखने को मिला हमें? कैसे पता चलता है? विजिट्स देखी हमने. किसके थ्रू? विजिट्स बाय इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर. इंडियन नेवी चीफ का यूएस विजिट देखने को मिला. मैसेज क्लियर है कि रिलेशनशिप सिर्फ लीडर्स के स्टेटमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती, इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्वाड? लीडर्स ना हो, सिस्टम चलता रहता है. नाउ क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जुलाई 2025. वॉशिंगटन फोकस एरियाज थे हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. और एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल, क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप. थर्ड मीटिंग हुई. सो टेक अवे क्या है इससे हमारा? कि लीडर समिट ना भी हो पर क्वाड कोऑपरेशन और फंक्शनल रहता है. तो नेक्स्ट हमारा आता है डिफेंस कोऑपरेशन, बैकबोन ऑफ द रिलेशनशिप. एडिटोरियल के मुताबिक डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया यूएस रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है. ये ट्रैजेक्टरी स्टार्ट होती है 2008 के सिविल न्यूक्लियर डील के बाद. मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स याद रखो, जैसे कि लेमुआ, कॉमकासा, बेका, इंडस, आईसेट, सोसा. 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2025. ये सब दिखाता है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिफेंस टाइज. नेक्स्ट हमारा आता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ट्रस्ट और इंटेरोपेरेबिलिटी. रेगुलर जॉइंट एक्सरसाइजेस जैसे कि युद्ध अभ्यास, टाइगर क्लॉ, मालाबार. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरपेरेबिलिटी बढ़ाना, जॉइंट प्रिपेयर्डनेस बढ़ाना और स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट बिल्ड करना. नेक्स्ट हमारा आता है टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन. एडिटोरियल डिफेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करता है. उसके कुछ की एग्जांपल्स हैं जैसे कि हॉल, जनरल इलेक्ट्रिक डील, निसार सैटेलाइट, क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट हमारा आता है वाई दिस पैरेलल ट्रैक मैटर्स. तो ये ट्रैक इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? एडिटोरियल का कंसेप्चुअल पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होती रहती है, ट्रेड डिस्प्यूट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसीज, मिलिट्रीज और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूटी देते रहते हैं. सो इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट जो है वो बना रहता है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं और शॉर्ट टर्म डिप्लोमेटिक शॉक्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है. नेक्स्ट कम्स चैलेंजेस अहेड. एडिटोरियल ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, जैसे कि ट्रेड डिस्प्यूट्स अनरिजॉल्व हैं, रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजी इंटेरोपेरेबिलिटी इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल मोमेंटम शायद जल्दी रिकवर ना करे. सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड फॉर अस? दोनों साइड्स पर इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग डीपन करनी होगी. कोऑपरेशन को सिर्फ डिफेंस तक लिमिट ना रखें. टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट और सप्लाई चेन्स में एक्सपैंड करें. पीपल टू इंस्टीट्यूशन लिंक स्ट्रॉन्ग करें. इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके पॉलिटिकल वोलेटिलिटी मैनेज करें और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के एंकर्स माना जाए. हमारे पेपर के लिए क्या टेक अवे रहेगा? जीएस पेपर 2 में यूज़ होगा ये इंटरनेशनल रिलेशंस में. इंडिया यूएस रिलेशंस डुअल ट्रैक पर चलती हैं. पॉलिटिकल डिप्लोमेसी कभी स्लो होती रहती है, लेकिन इंस्टीट्यूशन कोऑपरेशन को जिंदा रखती है. तो रेडी टू यूज़ लाइन दी गई है यहाँ पे. आपको क्या लिखोगे? आज के डिप्लोमेसी के दौर में जब पॉलिटिक्स टर्बुलेंट हो जाती है, तब इंस्टीट्यूशंस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी और बैलेंस प्रोवाइड करते हैं. ये आपके पेपर 2 में यूज़ आएगा, आपके एसे में यूज़ आ जाएगा और वैल्यू एडेड पॉइंट्स में
यूज़ आ जाएगा, उसमें आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल आता है स्टेपिंग एज अ माओइज्म रिट्रीट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, किसका टॉपिक है ये? हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, आपको ध्यान से सुनना है। इस एडिटोरियल का सेंट्रल मैसेज यही है कि इंडिया में माओइज्म रैपिडली रिट्रीट कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस के बाद स्टेट का काम खत्म नहीं होता। अब अगर डेवलपमेंट और गवर्नेंस वैक्यूम फिल नहीं किया गया तो न्यू ग्रीवांसेस और इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती हैं। सो माओइज्म वीक क्यों हो रहा है? एडिटोरियल बताता है कि 2011-12 के बाद से माओइज्म कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन में है। 2018 के बाद सेटबैक और ज़्यादा डीप हुआ। अगस्त 2024 में सीपीआई माओइस्ट ने अपने कार्डर्स को स्मॉल यूनिट्स में स्प्लिट कर दिया। ऑफेंसिव से डिफेंसिव स्ट्रैटेजी पर ये शिफ्ट हो गए। इसका मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल मोड में चली गई है। किस में चली गई है ये? सर्वाइवल मोड में। तो ये एक पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। क्या है ये? एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है हमें। नेक्स्ट हमारा आता है लीडरशिप लॉसेस और मास सरेंडर्स। जनरल सेक्रेटरी हमारे नाम्बाला केशव राव जो हैं वो मई 2025 में मारे गए। सीनियर लीडरशिप का कोलैप्स देखने को मिला। वेणुगोपाल एलियास सोनू उन्होंने सरेंडर किया। रूपेश 210 कार्डर्स के साथ सरेंडर किया। माधवी हिदमा किल्ड एंड रामधीर सरेंडर्ड। पीएलजीए के मल्टीपल कमांडर्स भी सरेंडर कर चुके हैं। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से अफेक्टेड हैं। सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में जो मोस्ट अफेक्टेड कैटेगरी में बचे हुए हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि आर्म मूवमेंट स्ट्रक्चरली कोलैप्स हो रही है। सो कोर चैलेंज अब है क्या? एडिटोरियल यहाँ एक क्रूशियल वार्निंग देता है। सिक्योरिटी सक्सेस के बाद गवर्नेंस और डेवलपमेंट का फॉलोअप ज़रूरी है। बहुत से सरेंडर्ड कार्डर्स अब भी ये मानते हैं कि उनकी ट्राइबल राइट्स और डिग्निटी की स्ट्रगल इनकम्प्लीट है। अगर ये ग्रीवांसेस एड्रेस नहीं हुए तो वैक्यूम फिर से एक्सट्रीमिज्म को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट द गवर्नमेंट मस्ट डू, यानी कि हमारा वे फॉरवर्ड। सबसे पहले आता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला स्टेप, इंटीरियर ट्राइबल एरियाज़ में अभी भी अनीमिया, सेरिब्रल मलेरिया, डिसेंट्री यानी कि अनसेफ वाटर और स्नेक बाइट्स मेजर कॉजेज ऑफ डेथ हैं। एडिटोरियल का सजेशन है कि फंक्शनल हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए इन माओइस्ट फ्री जोन्स इस्टेब्लिश करा जाए। सिक्योरिटी के साथ साथ हेल्थ आउटरीच भी विजिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्राइबल्स का प्राइमरी बेस है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माओइस्ट पहले कैसे सपोर्ट लेते थे? पॉन्ड्स डिग करवाना, ऑर्किड्स बनवाना, तेंदूपत्ता वेजेस इंक्रीज करवा देना। अब स्टेट को क्या करना चाहिए? स्टेट को करना चाहिए कि क्वालिटी सीड्स और फिश सीड्स सप्लाई किए जाएं, चेक डैम्स एंड इरिगेशन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए लोकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एश्योर्ड एक्सेस। सो गोल क्लियर है कि इनकम बढ़ाओ और स्टैंडर्ड लिविंग इम्प्रूव करो। नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन। एडिटोरियल एजुकेशन को काउंटर इंसर्जेंसी का लॉन्ग टर्म टूल मानता है। रेजिडेंशियल आश्रम स्कूल्स इस्टेब्लिश करना, माओइस्ट इंडोक्ट्रिनेशन को काउंटर करना। कैसे? क्रांतिकारी जनता सरकार स्कूल्स के इन्फ्लुएंस को रिप्लेस करना, सरेंडर्ड कार्डर्स को गवर्नमेंट स्कूल्स और स्किल बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में एनरोल करना, एक्स कार्डर्स की एग्जिस्टिंग वोकेशनल स्किल्स का प्रोडक्टिव यूज़ करना। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल एंड रिप्रोडक्टिव जस्टिस। एडिटोरियल एक रेयरली डिस्कस्ड इशू उठाता है। माओइस्ट ने मेल कार्डर्स पर फोर्स्ड वेसेक्टॉमीज इम्पोज की। वे फॉरवर्ड, फ्री रिवर्स वेसेक्टॉमी फैसिलिटीज़ वाइफ्स के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, मैरिज में कंसेंट कल्चर प्रमोट करना, स्पेशली वेमेन के लिए विलेज एडल्ट यानी कि सियान के थ्रू अवेयरनेस प्रोवाइड कराना। ये डिग्निटी बेस्ड गवर्नेंस का टेस्ट है। नेक्स्ट हमारा आएगा वेलफेयर स्कीम्स को एक्सपैंड करना। एग्जाम्पल दिया गया है किस चीज़ का? नियाद नेलेनार का, यानी कि योर गुड विलेज स्कीम। अभी सिक्योरिटी कैंप्स के पास के विलेजेस तक लिमिटेड है। एडिटोरियल का सजेशन क्या है कि इस स्कीम को सभी एक्स माओइस्ट अफेक्टेड विलेजेस तक एक्सपैंड किया जाए। सिक्योरिटी विड्रॉल के बाद भी वेलफेयर कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। सो कंक्लूजन क्या है हमारा? एडिटोरियल का फाइनल मैसेज, माओइज्म रिट्रीट कर रहा है लेकिन कोअर्जन की जगह डेवलपमेंट लेना चाहिए हमें। सस्टेनेबल पीस तब आएगा जब हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड एंड डिग्निटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ सब साथ साथ एड्रेस हों। व्हाट इज़ द जीएस टेक अवे? पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी ऑब्वियसली। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस तभी कंप्लीट होते हैं जब सिक्योरिटी सक्सेस को इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉलो करें। रेडी टू यूज़ लाइन दी गई है।
आर्म्ड एक्सट्रीमिज्म का एंड विक्ट्री नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिगनिंग होता है। गवर्नेंस डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ जहाँ पहले गन रूल करती थी। इसको आप कहाँ यूज़ करोगे? ऑब्वियसली पेपर 3 में करोगे, एसे में करोगे और वैल्यू एडेड पॉइंट्स में करोगे। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा आता है अ ब्रूइंग स्टॉर्म ओवर डिफेक्शंस तेलंगाना। तेलंगाना में डिफेक्शंस की बातें हो रही हैं। इशू को पहले क्लियरली समझो। ये एडिटोरियल तेलंगाना में चल रहे डिफेक्शन कंट्रोवर्सी पर फोकस करता है। सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी क्या है? तेलंगाना असेंबली स्पीकर के द्वारा दिया गया एक वर्डिक्ट जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से रिलेटेड है, जो बीआरएस के एमएलएस के खिलाफ फाइल की गई थी। एलिगेशन ये था कि वो रूलिंग कांग्रेस में डिफेक्ट कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली हुआ क्या था? हुआ ये कि जी प्रसाद कुमार जो स्पीकर हैं और ट्रिब्यूनल चेयर के रोल में भी हैं, उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस को डील किया। ये पिटीशंस जो हैं भारत राष्ट्र समिति ने फाइल की थी, यानी कि बीआरएस ने फाइल की थी। एलिगेशन था कि 10 एमएलए ने दिसंबर 2023 तेलंगाना इलेक्शंस के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। और स्पीकर के डिसीजंस क्या थे? 5 एमएलए के अगेंस्ट पिटीशंस डिसमिस कर दी गई। इनमें से जो है एरिकापुडी गांधी ये भी शामिल थे। 3 एमएलए के केसेस पेंडिंग रखे गए, 2 एमएलए के केसेस सुने ही नहीं गए डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है सिलेक्टिव एडजुडिकेशन के एलिगेशंस पर। किस चीज़ पर? सिलेक्टिव एडजुडिकेशन। ना लीगल क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कोर लीगल क्वेश्चन? लोकस स्टैंडी। ना यहाँ पे एक टेक्निकल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल कौन सकता है। स्पीकर का स्टैंड ये है कि स्पीकर ने रिलाई किया 1986 के रूल 3 पर। वेरी इंपॉर्टेंट। उनका कहना था कि पिटिशनर्स ने अपनी लीगल कैपेसिटी क्लियरली स्पेसिफाई नहीं की, पार्टी से रिटन ऑथराइजेशन नहीं दिखाई गई, ना ही वो कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स थे। इस बेसिस पर पिटिशंस को नॉन मेंटेनेबल कहकर डिसमिस कर दिया गया। ना सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट इग्नोर क्यों हुआ? एडिटोरियल यहाँ एक क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रेज करता है। केस साइट होता है कि स्पीकर उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली वर्सेस उत्कल केशरी परिदा। ना इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था कि 10th शेड्यूल के अंदर, कौन से शेड्यूल के अंदर? अंडर द 10th शेड्यूल कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन डिस्क्वालिफिकेशन का इशू स्पीकर के नोटिस में ला सकता है, सिर्फ हाउस मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। सो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिए कि इस केस में पिटिशनर्स बीआरएस के सिटिंग एमएलएस थे, फिर भी स्पीकर ने इस बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन को कंसिडर नहीं किया और ये रेज करता है क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपराइटरी। पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या रहे इस चीज़ को देखकर? स्पीकर के वर्डिक्ट के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के थ्रू। एलिगेशंस क्या हैं? स्पीकर ने प्रेशर में डिसीजन लिया। प्रेशर एलिजिडली कहाँ से आया? ए रेवंत रेड्डी से। ऑब्जेक्टिव क्या था? बाय इलेक्शंस को अवॉइड करना। बीआरएस का अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? कोर्ट अप्रोच करना, या आर्ग्यूमेंट के साथ कि डिफेक्शन केसेस में स्पीकर को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं होती है। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट? डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन का रोल क्या है? एडिटोरियल एक और लेयर ऐड करता है। स्पीकर का पार्शियल वर्डिक्ट शायद इस वजह से भी आया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिक्स की गई टाइम लिमिट। बैकग्राउंड समझो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिफेक्शन केसेस के डिले पर क्रिटिसिज्म किया था और स्पीकर्स को कहा था कि विदाउट फियर और फेवर डिसीजन आपको लेना है। पॉलिटिकल डिफेक्शंस को डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने वाला ईवल कहा गया था। तो इसलिए लगता है कि स्पीकर ने डेडलाइन मीट करने के लिए अधूरा वर्डिक्ट दे गया। सो व्हाई दिस मैटर्स? कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है इसका? ये इशू जो है सिर्फ तेलंगाना का नहीं है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है 10th शेड्यूल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से। लॉ का ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इलेक्टेड मैंडेट का रिस्पेक्ट करना, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि इम्प्लीमेंटेशन स्पीकर की न्यूट्रलिटी पर डिपेंड करता है। एडिटोरियल कंसर्न्स हाईलाइट करता है इंस्टीट्यूशनल बायसनेस की, सिलेक्टिव और डिलेड एडजुडिकेशन की और लेजिस्लेटिव एथिक्स की इरोजन की। सो व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ प्ले क्या है? कुछ एमएलएस के केसेस अभी भी पेंडिंग है। मैटर लाइकली जुडिशियल स्क्रूटनी में दिया जाएगा। आगे चलकर ये केस क्लासिफाई कर सकता है स्पीकर की पावर्स को, लोकस स्टैंडी के स्कोप को और कोर्ट्स के रोल इन कर्बिंग डिफेक्शन डिलेज। सो व्हाट आर योर टेकअवेज फॉर योर एग्जामिनेशन? GS2 पॉलिटी में यूज आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ, स्पीकर रोल और जुडिशियल रिव्यू में। एंटी डिफेक्शन लॉ की क्रेडिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट से ज़्यादा स्पीकर के ऑफिस की इम्पार्शियलिटी और टाइमलेसनेस पर डिपेंड करती है। रेडी टू यूज़ लाइन भी दी गई है। जब डिफेक्शन केसेस में डिले और सिलेक्टिविटी होती है तब एंटी डिफेक्शन लॉ स्टेबिलिटी का टूल नहीं, पॉलिटिकल कन्वीनियंस का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? एग्जाम के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। डिफेक्शन केसेस के लिए टाइम बाउंड एडजुडिकेशन, लोकस स्टैंडी पर क्लियर स्टैट्यूटरी रूल्स
और इंडिपेंडेंट एजुडिकेटरी मैकेनिज्म पर सीरियस कंसिडरेशन। ये कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस दिए हैं। ये कंटेंट आपका यूज़ आएगा पेपर 2 में, एसेज में और आपके वैल्यू एडेड में मटेरियल में। अब नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं हम। नेक्स्ट एडिटोरियल आता है हमारा ओल्ड अलायंसेस न्यू मार्केट्स, इंडियाज 2 पाथ एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर 3 के लिए। तो कोर आइडिया क्या है, पहले बिग पिक्चर समझिए। इस एडिटोरियल का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट सिंपल है कि यूएस के हायर टैरिफ्स के बावजूद इंडिया के एक्सपोर्ट्स कोलैप्स नहीं हुए। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न है इंडिया ने एक 2 पाथ एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी फॉलो की। पहला, पुराने ट्रेड पार्टनर्स के साथ एक्सपोर्ट्स को सस्टेन करना, और दूसरा, नए ग्लोबल मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन करना। और इसी डुअल अप्रोच ने इंडिया को ग्लोबल ट्रेड शॉक से बचाया। बैकग्राउंड क्या है, यानी कि प्रॉब्लम क्या थी? यूनाइटेड स्टेट्स ने कई इंडियन प्रोडक्ट्स पर हायर टैरिफ्स इम्पोज किए। एक्सपेक्टेशन थी एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, लेकिन डेटा ने क्या दिखाया? डेटा ने दिखाया कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए, यूएस को एक्सपोर्ट्स रीबाउंड हुए। ना सवाल ये आता है कि टैरिफ्स के बाद भी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ गए हमारे? सो व्हाट दी डेटा शोज, प्रोडक्ट्स जो यूएस टैरिफ से अफेक्ट नहीं हुए, ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट को ऊपर ले गए और डिक्लाइन को मास्क कर दिया। वो थे टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिकल मशीनरी। टेक अवे यही है कि हाई ग्रोथ सेक्टर्स ने टैरिफ हिट सेक्टर्स के लॉसेस कवर कर दिए थे। दूसरा आता है प्रोडक्ट्स जो हिट हुए बाय द, जो यूएस टैरिफ से हिट हुए। यहाँ क्लियर डिक्लाइन दिखता है। किस किस में? पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स में, गोल्ड ज्वेलरी, कॉटन फैब्रिक्स, मरीन प्रोडक्ट्स एंड रेडीमेड कॉटन गारमेंट्स। मतलब टैरिफ का इम्पैक्ट रियल था, लेकिन सिस्टमैटिक कोलैप्स देखने को नहीं मिला। नाउ विल टॉक अबाउट द 2 पाथ फॉर्मूला एक्सप्लेन्ड। क्या है ये? एडिटोरियल का कोर तो यही है ना, एडिटोरियल इसी बारे में बात करता है। तो कौन से हैं वो 2 पाथ? पहला पाथ है शॉक को एब्जॉर्ब करना, यानी कि पार्शियल कुशनिंग करना। कुछ सेक्टर्स में डिक्लाइन सिर्फ यूएस मार्केट तक लिमिटेड रहा, ओवरऑल एक्सपोर्ट स्टेबल रहे क्योंकि कॉस्ट एडजस्टमेंट्स हुए, वीक रूपी का प्राइस एडवांटेज मिला। ये एक शॉर्ट टर्म कुशनिंग मैकेनिज्म था। दूसरा आता है हमारा डाइवर्सिफाई एंड ग्रो। एडिटोरियल का बेस्ट एग्जाम्पल है मरीन प्रोडक्ट्स। यूएस एक्सपोर्ट जो है 17% कम हुए, लेकिन टोटल मरीन एक्सपोर्ट जो है 17% बढ़ा। यूएस अभी भी हमारा 30+ से ज़्यादा मार्केट शेयर रखता है। तो लॉस जो है हमारे कवर कैसे हुए? वो हुए न्यू एंड स्ट्रेंथेंड मार्केट से। चाइना से हमारा 23% इंक्रीज़ हुआ, और यूरोप में हमारा बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, इटली और स्पेन, यहाँ सब हमने कुछ नया एक्सपैंड किया, यानी कि हमने न्यू मार्केट्स देखी। तो लेसन एकदम क्लियर है कि यूएस लॉस का मतलब है ईयू, चाइना और न्यू डेस्टिनेशन से रिप्लेसमेंट। नाउ कुछ रेडीमेड कॉटन गारमेंट्स देख लेते हैं। अनदर एग्जांपल, यूएस मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। सपोर्ट मिला, हमारा वीक रूपी इंप्रूव हो गया। प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ने न्यू बायर्स अट्रैक्ट किए। स्टेक होल्डर्स क्या कह रहे हैं? अब स्टेक होल्डर्स का व्यू देख लेते हैं। सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की डिमांड में है। कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वीक रूपी एक्सपोर्टर्स को न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। सो वाई दिस मैटर्स? एग्जाम का एंगल देख लेते हैं। एडिटोरियल का मैक्रो लेसन यही है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस जो है रिस्की है। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन जो है करनी है हमें। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट रिलायंस बिल्ड करती है और ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म के शॉक को एब्जॉर्ब करती है। इंडिया ने अडेप्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई है। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड यही है कि ईयू, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के साथ FTAs जो हैं हमारे वो एक्सेलरेट होंगे। ट्रेड डिप्लोमेसी के थ्रू मार्केट डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट की जाएगी। वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स पर फोकस किया गया है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स। टैरिफ वल्नरेबिलिटी कम करने के लिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करनी चाहिए, एंड करेंसी एडवांटेज का यूज़ करें, लेकिन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस हमें अवॉइड करना चाहिए। सो व्हाट इज़ आवर टेक अवे? पेपर 3 में यूज़ आएगा बिकॉज एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर रहा है। इंडिया की एक्सपोर्ट रिलायंस का बेस डाइवर्सिफिकेशन है, पुराने पार्टनर्स को डीपन करना और नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना। नाउ रेडी टू यूज़ लाइन क्या है? प्रोटेक्शनिज्म के इस दौर में एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन चॉइस नहीं है, इकोनॉमिक नेसेसिटी बन चुकी है। ये एनालिसिस आपका पेपर 3 में यूज़ आएगा, एसए में यूज़ आएगा और आपके वैल्यू एडेड पॉइंट्स में यूज़ आएगा। डायरेक्टली आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ हमारे द हिंदू के सारे 7 एडिटोरियल्स इसके साथ सिंप्लीफाई होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप सब एडिटोरियल्स पढ़ चुके होंगे, उसके बाद ये देखने के बाद आई गेस आपको क्लैरिफिकेशन मिली हो। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अगली बार उसको भी एड्रेस किया जाएगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।